लेक्चर 91 आई एम द किंग ऑफ डेथ। जब दो प्यार करने वाले अपने रोमांटिक पालों को जी रहे होते हैं, वक्त अभी अपनी स्पीड तेज करके उन पालों को छोटा कर देता है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो खूबसूरत पल जल्दी बीत जाते हैं। रात का तीसरा पहर अब निकल चुका था। पार्टी खत्म हो चुकी थी और केस्टिक की भीड़ सन्नाटे में बदल चुकी थी। सभी गेस्ट अपने अपने किंगडम के लिए कब के निकल चुके थे, सिवाय कुछ लड़कियों के जिनमें प्रिंसेस आरोही शामिल थी। तनवीर की स्वीट मेडिसिन उर्फ लिटिल विफाई की इंसल्ट करने के बाद आरोही या उसकी चमची जिंदा बचकर कैसे इस केस्टल से जा सकती थी। केस्टल का मुंडेर वाला रूम तनवीर के गार्ड से भरा हुआ था, जहां दीप्ति आरोही और उसकी चमचियों को रस्सी से बंधे आराम से बैठी थी। आरोही और उसकी सारी चमचियां काफी देर से दीप्ति से उन्हें छोड़ने के लिए बोले जा रही थी, यहाँ तक कि दीप्ति को धमका भी रही थी, लेकिन दीप्ति बिल्कुल कोल्ड लुक के साथ सिर्फ उन्हें देख रही थी। ओ दो कोड़ी की मेड, आखिर तुमने हम सबको यहाँ क्यों बांध कर रखा है, और हमारी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? इतनी देर से मैं कुत्ते की तरह भौंककर तुमसे जवाब मांग रही हूँ। आरोही ने गुस्से से दीप्ति पर चिल्ला कर कहा। दीप्ति इतनी देर से तनवीर का वेट कर रही थी। आखिर तनवीर ही तो उन सबको काशवी की इंसल्ट करने की पनिशमेंट देने वाला था, लेकिन शायद तनवीर अपनी विफाई के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के चक्कर में आरोही और उसकी चमचियों को भूल चुका था, और अब दीप्ति भी अपने गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। आखिर वो तनवीर के शिकार को उससे पहले कैसे घायल कर सकती थी? इसलिए अब तक उसने बहुत पेशेंस रखा था, लेकिन अब उसका पारा पूरी तरह हाई हो चुका था। दीप्ति ने अपनी चेयर से उठकर सर के स्टिकवे में उंगलियों को चिपकाया और राउंड सर्कल में बंधी हुई आरोही और उसकी चमचियों को घूर के देखकर बोली, प्रिंसेस आरोही, क्या कभी तुमने किसी इंसान को कुत्ते की या कुतिया की भाषा समझते हुए देखा है? आरोही दीप्ति की बात सुनकर हैरानी से उसे घूर के देखने लगी। दीप्ति ने अपनी बात को जारी रखकर आगे कहा, तुम अभी तक कुत्ते की तरह मुझे सवाल कर रही थी ना, वो भी भौंक भौंक कर। तो भला मैं तुम जैसी बिच उर्फ कुतिया की भौंकने की भाषा कैसे समझ पाती? मुझे तो सिर्फ इंसानों की भाषा समझ आती है, जानवरों की नहीं। दीप्ति ने ये बोलते हुए आरोही के जबड़े को कसकर दावा दिया था, जिससे आरोही के साथ बंधी उसकी चमचियां भी डर गई थी। तुम अपनी औकात से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। आखिर तुम्हें हम लोगों से चाहिए क्या? क्यों हमें धोखे से यहाँ बांध कर रख रखा है? तुम जानती नहीं जिस काशवी के कहने पर तुम ये सब कुछ कर रही हो, मेरे डैड उसे आदमियों के भेष में मौजूद भेड़ियों के सामने फेंक देंगे। इसलिए मेरी बात मानो और मुझे यहाँ से जाने दो, वरना कल का सूरत तुम अपनी मौत के साथ देखोगी। आरोही ने अपने जबड़े में दर्द महसूस किया और गुस्से से दीप्ति पर चिल्लाते हुए बोली। काशवी के लिए इंसानी भेष में भेड़ियों के सामने फेंकने की बात सुनकर दीप्ति की आंखों में ठीक वैसा ही गुस्सा उमड़ आया जैसा कि ये बात सुनते ही तनवीर या सिकंदर की आंखों में उतर आता। दीप्ति काशवी को अपनी क्वीन तो मानती ही थी, लेकिन ओहदे से ज्यादा अब वो काशवी को अपनी फ्रेंड भी मानने लगी थी, और अपनी फ्रेंड के लिए कुछ भी उल्टा सुनने के बाद दीप्ति आरोही को तनवीर के आने तक ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी। दीप्ति का हाथ अपने आप ही पत्थर की तरह सख्त हो गया, और आरोही के मुलायम गाल पर एक चटककक की आवाज के साथ उसका वो पत्थर जैसा हाथ पड़ा, जिसके तुरंत बाद ही आरोही के आधे दांत टूटकर खून से लटपट जमीन पर गिरे दिखे। दीप्ति ने इतने पर भी अपने आप को रोका नहीं। आरोही के घुले हुए मजबूत बालों को अपनी मुट्ठी में कसकर भरकर उन्हें खींचते हुए कोल्ड वॉइस में बोली, दोबारा अगर तुम्हारे इस गटर जैसे मुंह से मेरी क्वीन काशवी के लिए एक भी इंसल्ट से भरा वार्ड निकला तो तुम्हारी जबान में अपने हाथों से लौचकर उसे तुम्हारी आंखों के सामने कुत्तों को खिला दूंगी, समझी? वहीं मुंडेर की विंडो पर बैठा हमारा क्यूटी दीप्ति की सारी बातें सुन रहा था, लेकिन उसकी नजरें केसेटल के बार का नजारा देखने में खोई हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे क्यूटी किसी बात को लेकर गुस्से से भरा हुआ था। तनवीर काशवी के साथ रात स्पेंड कर रहा है, मुझे कल सुबह तक का वेट इतना होगा। उन दोनों माँ बेटी ने आज तो काशवी की जगह लेकर काशवी को उस निर्भित के जाल से बचा लिया और खुद उसके जाल में फंसने चली गई, लेकिन मुझे काशवी को किसी भी कीमत पर निर्भित के बारे में बताना होगा। ऐसा लग रहा था जैसे क्यूटी ने अलीशा और मोहिनी को निर्भित के गार्ड्स के साथ जाता देख लिया हो। क्यूटी ने अपने सफेद बालों से घिरे सर पर अपने छोटे छोटे हाथ रखे और अपनी आंखें मिचकर खुद से बोला, मेरी वजह से काशवी इस दुनिया में फंस गई। तनवीर के अलावा कोई उसे इस दुनिया में सेफ नहीं रख सकता, लेकिन तब क्या होगा जब काशवी को तनवीर को छोड़कर इस दुनिया से जाना पड़ेगा? और उससे भी बड़ी बात, अगर तनवीर को गलती से भी काशवी की रियलिटी और इस दुनिया से निकलने के रास्ते के बारे में खबर भी हुई तो वो कभी काशवी को इस दुनिया से नहीं जाने देगा।
मैं इतना मजबूत हूँ कि इस समय काशवी के लिए कुछ नहीं कर सकता। जब तक काशवी को इस दुनिया में तनवीर का प्यार मिल रहा है वो यहाँ से जाने के बारे में नहीं सोचेगी। लेकिन तनवीर निर्भित से इतनी आसानी से नहीं जीत सकता। मुझे कुछ भी करके काशवी को निर्भित के इरादे बताने होंगे। ना जाने क्यूटी इस समय क्या क्या सोचे जा रहा था, लेकिन एक बात तो साफ थी, अलीशा और मोहिनी काशवी की जगह लेकर निर्भित के कैस्टल में चली तो गई, लेकिन कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या होने वाला है। मगर इस समय क्यूटी निर्भित के बारे में कुछ ऐसा जानता था जिसे शायद तनवीर भी नहीं जानता था। क्यूटी को शायद तनवीर के बारे में भी कुछ ऐसी बातें पता चल चुकी थी जिसे वो काशवी को बताना तो चाहता था, लेकिन उसे डर था कि ऐसा करने से तनवीर को काशवी की दूसरी दुनिया से टेलीपोर्ट होकर आने की बात पता चल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ काशवी तनवीर के ऊपर लेटी सो चुकी थी। ब्लैंकेट से कवर तनवीर और काशवी इस समय बेहद करीब और नशे के आदी लग रहे थे। काशवी के चेहरे पर इस समय वे खौफ और सुकून की मुस्कान भारी नींद थी, जबकि सिकंदर की नीली आंखें काशवी के चेहरे को एक अजीब सी नज़र से देख रही थी। आंखों में एक डर और उदासी कोल्डनेस के चलते पीछे छिप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तनवीर काशवी को अपनी आंखों के सामने से एक पल के लिए भी गायब नहीं होने देना चाहता था। तभी तो वो अपनी आंखों को बंद करके उनमें नींद के लिए जगह नहीं बनने दे रहा था। तनवीर ने अपनी आंखों में हल्की नमी को घेरे से महसूस किया और तुरंत सो रही काशवी को अपनी दोनों बाजुओं से गले लगा लिया। लिटिल विफाई, आई एम द किंग ऑफ डेथ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें खोने से डर रहा हूँ। मुझे पता है मैं तुम्हें कितना ही लव केयर से क्यों ना फील करवा दूँ। एक ना एक दिन तुम अपनी दुनिया में वापस जाने के मेरे दिल के खून से अपने हाथों में मेहंदी लगाकर मुझे मरता हुआ छोड़कर चली जाओगी। तारांकन। वेल गाइस, कल से 3 चैप्टर्स दोबारा आने स्टार्ट हो जाएंगे। होप आप मुझे कमेंट करके अपने थॉट्स बताते रहे। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके थॉट्स को जानना। 92 स्विमिंग पूल ऑफ ब्लड। तनवीर की आंखों में काशवी को खोने का डर था और वो काशवी की रियल आइडेंटिटी भी जान चुका था। तनवीर की बातों से साफ पता चल रहा था कि उसे काशवी से दूर होने के ख्याल से भी डर लग रहा था। तनवीर अपने ऊपर सो रही काशवी को अपनी नमी भरी आंखों से देख रहा था और उसे अपने बाहों के घेरे में समेटे हुए था। स्वीट मेडिसिन, आई विल नेवर लेट यू गो अवे फ्रॉम मी। आफ्टर ऑल यू आर द बिगेस्ट ट्रेजर फॉर मी। मुझे पता है तुम्हें इस दुनिया में मैं हमेशा के लिए कैसे रख सकता हूँ। काशवी को तनवीर ये सोचते हुए देख रहा था। तभी तनवीर को अचानक कुछ याद आया और वो अपनी आंखें खोल करके खुद से बोला, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस। मेरी स्वीट मेडिसिन की इंसल्ट करने की हिम्मत करने वाली उस लड़की आरोही को मुझे पनिशमेंट देनी है। तनवीर ने ये बोलते हुए काशवी को घेरे से बड़े आराम से साइड में लिटा दिया और खुद बेड से उठकर अपने कपड़े पहनकर तानशाह किंग का रूप लेकर तैयार हो गया। घुंघराले बाल जो इस समय बिखरे हुए थे तनवीर को अट्रैक्टिव के साथ साथ डेंजरस लुक भी दे रहे थे। ऊपर से उसकी नीली आंखों में कोल्डनेस भरी हुई थी। तनवीर ने अपना ब्लॉक कोट पहना और पीछे मुड़ कर बेड पर बेसुध होकर सो रही काशवी को देखा। स्वीट मेडिसिन, तुम आराम से अपनी ब्यूटी स्लीप लो। विल बी बैक इन जस्ट मिनट। तनवीर ने काशवी के माथे को घेरे से चूम कर कहा और बिना देर किए उस रूम से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद क्रिस्टल के मुंडेर पर आरोही और उसकी सारी फ्रेम्स रस्सी के लटकी हुई नजर आ रही थी। मून पर सभी के ब्लॉक कपड़ा बांध हुआ था, जिसकी वजह से उनमें से किसी की भी हल्की सी भी आवाज नहीं निकल रही थी। तनवीर दीप्ति के आगे खड़ा अपने हाथ में पहनी रोलेक्स वॉच में टाइम देखते हुए बोला, दीप्ति कितनी देर से तुमने इन्हें वहां लटका रखा है? अब इन्हें मेरे पास लाओ। मैं भी तो इनसे 2 दिन धमकी भरी बातें कर लूं, बट मेक श्योर उनके मून का कपड़ा बिल्कुल ना हटे। कहीं इनकी चिंकी से या गिड़गिड़ाने की आवाज से मेरी स्वीट मेडिसिन की ब्यूटी स्लीप डिस्टर्ब ना हो जाए। दीप्ति ने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया और मुंडेर की छत से लटक रही आरोही और उसकी सारी चमचियों को गार्ड से कहकर नीचे उतरा। उन सभी लड़कियों को आंखों में अब तक दीप्ति के टॉर्चर से ही मौत का डर दिखने लगा था, लेकिन अभी तो उनके समझे दर्द और मौत की भयानक सजा देने वाला द किंग ऑफ डेथ तनवीर आना बाकी था। चलो, तुम्हारी लाइफ की ये आखिरी सुबह थी, लेकिन देखो लगाता है सूरज देखना तुम्हारे नसीब में ही नहीं है। किंग आ चुके हैं तुम्हें दर्द से भरी मौत देने के लिए। हर बार किंग का मौत देने का तरीका अलग होता है। देखते हैं इस बार तुम सभी को किसी मौत देते हैं। दीप्ति ने आरोही की आंखों में दर्द देखकर सरकेस्टिक वे में घिरे से उसके कान में कहा, किंग ये रही क्वीन की इंसल्ट करने वाली इन सब की लीडर प्रिंसेस आरोही। दीप्ति ने आरोही को घुटने के बल बैठाकर अपनी गर्दन तनवीर के सामने हल्की झुकाकर कहा। तनवीर ने आरोही को घूर के कोल्डनेस के साथ देखा और अपने गार्ड्स को कुछ इशारा किया, जिसके तुरंत बाद एक गार्ड्स बहुत सारी तेज ब्लेड का बॉक्स ले आया।
तनवीर ने आरोही के पीछे डर से कांप रही आरोही की चमचियों को गुस्से से देखकर कहा, तुम सभी पार्टी में मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी ना? और मेरी स्वीट मेडिसिन की इंसल्ट करने में तुम सभी को बहुत मजा आ रहा था, तो अब उस मजा की पनिशमेंट भी झेलो। ये बोलकर तनवीर ने उस ब्लेड से भरे बॉक्स पर लात मारी, जिससे वो सारी तेज धार वाली लोहे की बल्द आरोही के सामने जमीन पर बिखर गई। सिर्फ 10 मिनट है तुम सभी के पास, इन ब्लेडों को उठाओ और आरोही के पूरे शरीर को कट के निशानों से भर दो, लेकिन ध्यान रखना, इस आरोही के शरीर से पूरी खाल जब तक कट कर अलग नहीं हो जाती, तब तक अगर तुम में से किसी के भी हाथ रुके तो अपने पीछे जो तुम जंगली बिल्लियों का पिंजरा देख रही हो, उसमें तुम्हें तब तक रखा जाएगा जब तक ये सभी जंगली बिल्लियां तुम्हारे शरीर को असली दर्द का मतलब ना समझा दे। तनवीर ने आरोही के पीछे खड़ी लड़कियों को ऑर्डर दिया। वो लड़कियां तनवीर की बातों से जितना नहीं डरी थी, इससे कई गुना ज्यादा उस पिंजरे में बंद जंगली बिल्लियों को देखकर डर चुकी थी। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये भी पता था कि आरोही के बाद उन सभी का नंबर है, क्योंकि उन सभी ने आरोही का साथ दिया था काशवी को मोटी चबी और ना जाने क्या क्या इंसल्ट करने वाले शब्द बोलने में। अभी तक तुम लोग किस सोच में खोई हुई हो? किंग को दोबारा अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं, जल्दी ही ब्लेड उठाओ और अपना काम शुरू करो, दीप्ति ने उन लड़कियों को गुस्से से कहा। आरोही की तो जान की सूख चुकी थी, उसे तो अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। आखिर अगर उसकी खाल को ब्लेड से काटकर अलग किया जाएगा तो वो कुछ ही देर में सबसे भयानक दर्द को झेलकर मर जाएगी। हमारी बॉडी पर एक छोटा सा भी कट लग जाए तो हमारी हालत खराब हो जाती है, और यहाँ तो आरोही की पूरी चमड़ी उसके शरीर से अलग होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। दो लड़कियों ने आरोही के हाथ पैर कसकर पकड़ लिए और बाकी उसकी खाल को ब्लेड से लोचने में लग गई। तनवीर वहीं बैठा आरोही को दर्द से तड़पा देख रहा था। आरोही के मुंह से दर्द भरी चीखें भी उसके मुंह में ही दम तोड़ रही थी। तनवीर ने अपने गाइस को देखा, जिसके बाद गार्डन ने तनवीर के हाथों में पीसा हुआ बारीक नमक रख दिया। जख्म का दर्द तब बढ़ता है जब उस पर नमक का तड़का लगाता है। मेरी स्वीट मेडिसिन की जब तुमने इंसल्ट की थी तब मुझे जो दर्द हुआ था, अब तुम उसे महसूस करो। तनवीर ने आरोही को ये शब्द बोलते हुए उस नमक को खुरकर देखा और आरोही की बॉडी को बिना हाथ लगाए उसकी खाल से निकल रहे खून पर वो नमक फेंक दिया, जिससे आरोही को इतनी जलन महसूस हुई कि वो बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगी। तनवीर इतने में भी रुकने वाला नहीं था। उसने आरोही की पूरी बॉडी पर नमक फेंकने के बाद अब रेड तीखी मिर्ची फेंकना शुरू कर दिया। नमक के साथ साथ मिर्च का स्वाद भी जरूरी है, वरना तड़पने में दर्द कम होता है। आरोही जो दर्द के मारे मौत के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, मिर्च पाउडर से वो अपनी सांसों को अपनी बॉडी में और नहीं रोक पाए। वहीं आरोही के बाद अब बारी थी उसकी सारी चमचियों की, को पहले ही डर से पसीने में डूब चुकी थी। तनवीर ने दीप्ति की तरफ देखा और कोल्ड वॉइस में बोला, दीप्ति, आरोही को तो मैंने पैनिश कर दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी क्वीन की इंसल्ट करने वाली इन लड़कियों को तुम क्या पैनिशमेंट देती हो। इनकी दर्दनाक मौत कैसे होगी ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तनवीर ने इतना बोलने के बाद विंडो से बाहर देखा, कहा, सुबह का सूरज अपनी रोशनी के साथ निकल रहा था। हमें यहाँ से निकलना भी है, तो इन सब को जल्द से जल्द निपटाओ। क्वीन के साथ साथ अब तुम्हें जानवी को भी प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तनवीर ने इतना बोलकर अपने कदमों को आरोही के खून से भरे पड़े फ्लो से बचाते हुए रूम के बाहर निकला। दीप्ति ने उन सभी लड़कियों को गुस्से से देखा और अपने कदम उनकी तरफ बढ़ा दिए। देखते ही देखते वो पूरी जगह ब्लेड से भरा स्विमिंग पूल में बदल गई। खून की महक दीप्ति को एक अजीब सी गुदगुदी दे रही थी, जैसे उसने उन सभी लड़कियों को अपने हाथ से मारकर कोई बहुत बड़ा काम किया हो। गार्ड्स, इन सभी लाशों को ठिकाने लगा दो और इस जगह को पूरी तरफ साफ कर दो। किसी को एक भी खून की बूंद यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। दीप्ति ने खून से लथपथ हो चुका अपना मेड आउटफिट वहीं उतार दिया, जिसके नीचे उसने अपनी चुस्त ड्रेस पहनी हुई थी। अरे नहीं, मैंने किंग को सोम के बारे में इन्फॉर्म ही नहीं किया। मुझे जल्द से जल्द उन्हें बताना होगा। वैसे भी सो अभी तक उस अलमारी में बंद अपनी आखिरी सांस ले चुका होगा। दीप्ति ने अपने कदमों को तेजी में उस कमरे से बाहर निकाल दिए। वहीं दूसरी तरफ सिकंदर जानवी को सोता हुआ छोड़कर खुद रेडी हो चुका था। वो खुद को मिरर के देखकर बोला, मेरे चेहरे पर आज एक अलग ही चमक है। क्या सभी लड़कों के चेहरे पर अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करने के बाद ऐसी ही चमक होती है? 93 निर्भीत की एंट्री। नई सुबह अपने साथ कई और खुलासे और राज लेकर आई थी। बड़े से केसटल के एक आलीशान कमरे में अलीशा और मोहिनी खुशी और एक्साइटमेंट से भरी हुई हीरो मोती से भरे गहने कपड़े पहने में लगी हुई थी। पूरा कमरा गहनों और सोने की कढ़ाई से जड़े कपड़ों से भरा पड़ा था। अलीशा ने इस समय सोने के भारी कढ़ाई से खड़ी हुई साड़ी पहन रखी थी
और पूरा शरीर गहनों से लदा हुआ था। मॉम ये देखो, अब तो मैं पूरी सोने से भरी खान लग रही हूँ, अलीशा ने मिरर में खुद को देखा और मोहिनी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए खुशी से कहा। मोहिनी जो खुद सोने और हीरे से जड़े गहने से लदी हुई थी और बाकी गहने भी अपनी बॉडी पर लादे जा रही थी, उसने लालच से भारी हंसी हंसे हुए कहा, अरे बेटी सोने की खान नहीं, ये तो हीरो मोती का आलिशान स्वर्ग है। आज से पहले मैंने कभी इतने हीरे मोती नहीं देखे, मेरा बस चले तो मैं इन्हें एक साथ अपने शरीर पर लाद लूं। अलीशा ने मोहिनी की तरफ हंसने हुए देखा। मॉम तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे नहीं पता था कि शिवकोटि का किंग तनवीर ये दोनों निर्भीत के कैस्टल में थी, इतना शोहरत लिए बैठा है। अच्छा हुआ जो मैं आपकी बात मानकर उस मोटी काशवी की जगह यहाँ आ गई, अब मैं इस किंगडम की क्वीन बनूंगी। ये बोलते हुए अलीशा की नजरें सोने से भी ज्यादा चमक रही थी। मोहिनी ने अलीशा का हाथ पकड़ाकर खुशी से उसके साथ झूमते हुए बोली, हाँ मेरी बच्ची, बेशक तुम ही यहाँ की महारानी बनने के लायक हो, लेकिन मुझे तो उस मनहूस की किस्मत पर हंसी आ रही है। उसने तुम्हें बदसूरत बनाने के लिए चबी होने की मेडिसिन धोखे से खिला दी, लेकिन अब देखो चबी होने का फायदा भी तुम्हें ही हुआ है। तुम्हें सब काशवी समझ रहे हैं, बस एक बार वो तनवीर निर्भीत तुम्हें देख ले, उसके बाद मैं तुम दोनों की जल्द से जल्द शादी के लिए प्रेशर देने लगूंगी। लेकिन मॉम मुझे हल्का डर लग रहा है, कल रात हम दोनों तनवीर से नहीं मिल पाए, लेकिन अगर आज तनवीर को गलती से भी ये शक हुआ कि मैं काशवी नहीं अलीशा हूँ तो न जाने हमारा क्या होगा। अलीशा ने अपने चेहरे की हंसी को ये बोलते हुए दूर कर दिया। अलीशा कुछ भी हो जाए, तुम किसी भी कीमत और तनवीर को अपने ऊपर शक मत होने देना। इतना अच्छा मौका और पौवा भरी लाइफ जीने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वैसे भी कभी कभी हमें दूसरों को किस्मत छीन लेनी चाहिए। इस मनहूस काशवी की किस्मत अब अच्छी होने वाली थी, लेकिन उसकी हर एक चीज के साथ साथ हमने उसकी अच्छी किस्मत भी छीन ली। तो अब से तुम अपनी असली पहचान भूल जाओ और खुद को काशवी समझो, इसी में तुम्हारी और मेरी भलाई है। मोहिनी ने अलीशा को सीरियस होकर ये बातें कही और पीछे मुड़कर अपने आप को मिरर में देखने लगी। आज तक मुझे उस आरती की वजह हर बार दूसरे नंबर पर कॉम्पर किया गया, यहाँ तक कि मैं उसकी परछाई बनकर रही, लेकिन जब से मुझे उसका वो राज पता चला, मैंने सोम को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में करके अपनी थोड़ी बहुत ख्वाहिश पूरी की। लेकिन अब मैं अपनी बेटी की वजह से वो सब करूंगी जो मैं कर नहीं पाई। मोहिनी अपने आप से ये सोचकर बोल ही रही थी कि तभी एक मेड ने गेट को नॉक किया। क्वीन काशवी, अलीशा को काशवी समझा जा रहा है, आपको किंग निर्भीत ने बुलाया है। उस मेड ने ये कहा ही था कि अलीशा ने हैरानी भरी आवाज में उस मेड से पूछा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? किंग तनवीर की जगह तुम उन्हें किंग निर्भीत क्यों बोल रही हो? मेड ने बिना कुछ रिएक्ट किए अपनी गर्दन नीचे झुका ली और धीमी आवाज में बोली, मुझे माफ कर दीजिए क्वीन काशवी, लेकिन मुझे लगाता है कि आपको कोई फहमी हुई है। मोहिनी ने उस मेड की बात सुनकर अलीशा से कहा, अलीशा बेटा, ये मेड मुझे कुछ पागल सी लग रही है, इसे छोड़ो, तुम जल्दी से किंग के सामने जाने की तैयारी कर लो। मोहिनी ने अलीशा से ये बोलते हुए उस मेड से कहा, तुम जा सकती हो, हम अभी आते हैं। माफ करना महारानी आरती जी, लेकिन किंग ने सिर्फ क्वीन काशवी को बुलाया है, आप उनसे नहीं मिल सकती। तारानकन उस मेड ने मोहिनी को टोकते हुए कहा, अरे ये कैसी बात हुई, मैं अपने होने वाले दामाद से क्यों नहीं मिल सकती? मोहिनी ने अभी ये बोला ही था कि अलीशा ने उसे चुप करवाते हुए बोला, मॉम रहने दीजिए ना, आप बाद में मिल लीजिएगा, पहले मैं तो अपने होने वाले किंग को देख लूं। इतना बोलकर अलीशा उस मेड के साथ चली गई। वहीं दूसरी तरफ उसी केटिस्ट के सबसे ऊपर मंजिल पर बने सबसे बड़े रूम में एक आदमी पूरी तरह व्हाइट हाउस फील्ड में बैठा हुआ था। सामने टेबल पर ब्लॉक कॉफी और उसी के साथ काशवी की तस्वीर रखी हुई थी। इस समय उस आदमी की सिर्फ पिठी नजर आ रही थी। तभी सामने से गेट खुला और एक गार्ड्स अंदर आया। उसने अपना सर हल्का सा झुका और सामने बैठे आदमी से बोला, किंग हमारे साथ धोखा हुआ है। किंग सोम की बड़ी बेटी काशवी तो अभी भी उसी कैस्टल में मौजूद है और वो इस समय शिवकोटि के किंग तनवीर यानी कि आपके छोटे भाई के साथ उसके कैस्टल में जाने के लिए निकल चुके हैं। मेरा भाई, ये शब्द मुझे बेइंतहा नफरत से भर देता है, लेकिन इस समय मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा ये सोच कर आ रहा है कि तनवीर ने और काशवी ने एक रात और एक दूसरे की बाहों में बीता ली। उस लड़के ने ये शब्द बोलते हुए अपनी गुस्से से भरी नीली नजरें उस गार्ड्स पर डाली। वो लड़का जिसकी उम्र तनवीर की उम्र के बराबर ही थी, अब वो सीधा खड़ा हो चुका था। सेम हाइट, रंग और नीली आंखें, तनवीर की तरह गुस्सा और दिखने में भी पूरा तनवीर की तरह वो लड़का और कोई नहीं तनवीर का बड़ा भाई निर्भीत है, जो अब जान चुका है कि उसके कैस्टल में मौजूद वो लंकी काशवी नहीं अलीशा है। निर्भीत ने अपने कदमी को उस गार्ड्स ही तरफ गुस्से से बढ़ाया और उसकी गर्दन को दबोचकर उसे हवा में उठा दिया।
कल तुम्हें ही मैंने भेजा था काशवी को लाने के लिए, और तुम अलीशा को उठा लाए। निर्भीत ने ये शब्द बोलते हुए उस गार्ड को अपने रूम की ऊंचाई वाली विंडो से बाहर की तरफ लटका दिया। तेरी वजह से वो तनवीर काशवी के साथ पूरी रात प्लेजर महसूस करता रहा, और मैं यहाँ बैठकर खुश होता रहा कि तुम लोग काशवी को यहाँ ले आए हो। निर्भीत ने उस आदमी को इतना बोलकर विंडो से नीचे फेंक दिया, जिसके साथ उस आदमी की खोपड़ी ऊंचाई से गिराने की वजह से एक जोर की चीख के साथ कद्दू की तरह फूट गई। तनवीर, जल्द ही काशवी को मैं अपने नीचे मसलूंगा, तू बस कुछ टाइम वेट कर। निर्भीत ने गुस्से से अपना हाथ मिरर पर मरते हुए ये शब्द कहे। 94 टायरेंट किंग ऑफ चबी गर्ल। सुबह के 8 बजे मधेपुर राज्य के कैस्टल से नॉर्थ की डायरेक्शन में तनवीर की कार अपनी फुल स्पीड से शिवकोटी की तरफ बढ़ रही थी। इस समय तनवीर की कार सिकंदर नहीं बल्कि वीर ड्राइव कर रहा था। वहीं बैक सीट पर अपनी आंखों में काशवी का सोता हुआ मासूम चेहरा भरे तनवीर अपनी गोद में सिर रखकर सो रही काशवी को बेहद प्यार से देख रहा था। कल रात बार की थकान के चकते तनवीर ने काशवी को उसकी नींद से बिना उठाए उसे ऐसे ही अपने साथ शिवकोटी ले जाने का डिसीजन लिया। स्वीट मेडिसिन, तुम ऐसे सोते हुए बिल्कुल छोटी सी मासूम बच्ची लगती हो। तुम्हारे चेहरे से मेरी नज़र ही नहीं हट रही, मैं क्या करूं? तनवीर ने काशवी के चेहरे पर आए बालों को घेरे से हटाया। वहीं तनवीर की कार के पीछे सिकंदर की कार आ रही थी, जिसमें जानवी और सिकंदर थे। जानवी सिकंदर को मुंह फूला कर देख रही थी, जबकि सिकंदर कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन रियर व्यू मिरर में वो जानवी का फूला हुआ क्यूट चेहरा देख रहा था। जानवी की साइड वाली सीट पर क्यूटी पांडा के बच्चा बैठा हुआ था, जो कुछ अजीब से भाव के साथ बैठा था। सिकंदर की कार के पीछे एक और कार थी, जिसमें आरतीजी और घायल बेहोश पड़े सोम था। दीप्ति ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सोम की मौत अब शिवकोटी किंगडम पहुंचकर ही होनी थी। जंगली, तुम अब भी मुझसे गुस्सा हो? सिकंदर ने जानवी का फूला हुआ मुंह देखकर पूछा। जानवी ने सिकंदर की बैक को देखकर गुस्से से कहा, हाँ मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। देखिए, आपने पूरी रात किसी मॉन्स्टर की तरह मेरे शरीर को नीले निशानों से भर दिया। ऊपर से मेरे बार बार रोकने के बाद भी आपने मुझे रात भर दर्द दिया। जानवी ने अपनी कॉलर बोन के निशान को सिकंदर की दिखाकर कहा। सिकंदर जानवी की बात सुनकर मुस्कुरा कर बोला, ओह जंगली, ये तो होना ही था। रात भर अगर मैं मेहनत करूंगा तो सुबह उसका फल भी तो नजर आना ही था। तो अब ये गुस्सा छोड़ो कर मुझे एक क्यूट सी स्माइल दे दो। जानवी ने गुस्से से सिकंदर की बैक पर घेरे से मारा और बोली, तुमने पूरी रात बेकार की मेहनत की है, जिसका नतीजा मेरी बॉडी को भुगतना पड़ा है। मैं कोई स्माइल नहीं करने वाली। जानवी ने इतना बोलकर अपनी नजरें विंडो की तरफ घुमा दी। वही क्यूटी ये सब बातें सुन रहा था और जानवी और सिकंदर की तरफ देखकर खुद से बोला, इन दोनों को देखो, अपनी पहली रात एक साथ बीता कर आए हैं और अब बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह लड़ रहे हैं। ये भी नहीं सोच रहे ही मैं भी यहीं बैठा हूँ। कुछ तो सोच समझकर बोले मेरे सामने। क्यूटी ने गुस्से से आगे बोला, भले ही मैं इस समय एक छोटी सी पांडा के बच्चे के शरीर में हूँ, लेकिन अगर मेरी असली उम्र का इन लोगों को अंदाजा होता, ये सब लोग मुझे दादाजी बोलकर मेरे सामने ऐसी बातें करने की हिम्मत न करते। वहीं दूसरी तरफ तनवीर की कार में तनवीर काशवी को देखने में बिजी था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। तनवीर ने अपनी स्वीट मेडिसिन की नींद डिस्टर्ब ना करते हुए झट से फोन बिना देखे पिच किया। इस टाइम कॉल करने की क्या इमरजेंसी आ पड़ी? अभी मेरी स्वीट मेडिसिन की नींद टूट जाती तो मैं तुम्हें जान से मार देता। तनवीर ने बिना सामने वाले की बात सुने ये शब्द धीमे लहजे मगर कोल्ड वॉइस में कहे। तनवीर की बात सुनकर सामने से सेम टू सेम तनवीर की तरह कोल्ड वॉइस आई, स्वीट मेडिसिन। छोटी तो तू काशवी को इस नाम से बुलाता है, चल अच्छा हुआ, वरना मैं तो सोच रहा था तू काशवी को विफाई, सोना, मोना, स्वीटी, ड्रिलिंग जैसे निक नेम से बुलाने लगा होगा। ये आवाज़ और किसी की नहीं, निर्भीत की थी, जो तनवीर का जुड़वा मगर बड़ा भाई भी है। तनवीर को पहले तो बहुत ज़्यादा हैरानी की गहराइयों से बाहर आना पड़ा, क्योंकि ये पहली बार था जब तनवीर ने निर्भीत की आवाज़ सुनी थी। लेकिन तनवीर को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा अपनी ही तरह की कोल्ड वॉइस के मालिक को पहचानने में। तनवीर ने अभी भी अपनी चुप्पी को बनाए रखा। वहीं निर्भीत अपनी बात को आगे बढ़ाकर बोला, क्या हुआ छोटे, बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? कहीं डर के मारे अपनी पेंट तो नहीं गीली कर दी तूने? वैसे गीली हो भी जाए तो काशवी को पता मत लगने देना, वरना उसे पता चल जाएगा कि उसका टायरेंट किंग तनवीर मेरी आवाज़ सुनकर ही अपनी पेंट गीली कर देता है। निर्भीत की आवाज़ में अब एक चालाकी भरी हंसी गूंज उठी थी। तनवीर ने अपनी चुप्पी तोड़ी और काशवी की तरह देखकर बोला, छोटे, ये शब्द मेरे लिए सूट नहीं करता, खासकर तेरे मुंह से, और बात रही पेंट गीली करने की तो तू उसकी फिक्र मत कर।
अपनी लिटिल विफाई को तुझसे और दुनिया के हर एक खतरे से प्रोटेक्ट रखने की ताकत रखने वाला मैं द ग्रेट टायरेंट किंग ऑफ चबी गर्ल अपनी विफाई के साथ खड़ा हूँ। मुझे देखकर यमराज भी अपना रास्ता बदल लेते हैं, तो मैं तुझ जैसे की आवाज़ सुनकर पेंट गीली करने वालों में से लगाता हूँ क्या? भूल मत, अगर यमराज तुझे देखकर रास्ता बदल लेता है तो मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। ताकत और पावर में तुझसे बड़ा, तो मुझे देखकर तो यमराज अपना यमलोक छोड़कर गायब हो जाते होंगे। खैर, ये सब बड़ाई की बातें तो होती रहेंगी मेरे छोटे भाई। फिलहाल तो मैंने तुझे ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि काशवी के साथ तू ऑलरेडी 3 रातें बीता चुका है, और अगर अब तूने उसे अगली पूर्णिमा तक हाथ लगाया तो तू उसे इस दुनिया में रोकने का रास्ता बंद कर देगा। निर्भीक ने हंसने हुई रहस्य के साथ ये सब कहा। तनवीर कुछ सोचते हुए बोला, मेरी विफाई के बारे में आखिर तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता चला? मुझे पूरे 2 महीने लगे ये सब पता लगवाने में। कैसे, क्यों, कहा, किससे? ये सब सोचने में अपना टाइम मत वेस्ट करो, बस याद रखना काशवी के साथ तुम अब इंटीमेट नहीं हो सकते। निर्भीक ने बात को बदलते हुए सीरियस आवाज में कहा, मुझे मेरी विफाई को अपने पास रोकने के लिए जो करना था वो मैं कल रात ही कर चुका हूँ, तो तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। मैं अपनी विफाई को हर रात छूऊंगा, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो मेरी विफाई है और उस पर सिर्फ मेरा हक है। तनवीर ने गुस्से से निर्भीक से ये कहा। ऐसे कैसे लेना देना नहीं है? भूल मत, काशवी जिस तरीके से तेरे लिए जरूरी है उस तरीके से वो मुझसे भी चाहिए। और बात रही तेरी वाइफ होने की, तो तू शायद भूल रहा है, सिर्फ मुंह से विफाई बोल देने से वो तेरी विफाई नहीं हो जाएगी। कुछ दोनों में काशवी मेरे पास होगी और मैं उससे पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी करके उस पर अपना हक जताऊंगा। निर्भीक ने तनवीर को ये बोलकर सोचने पर मजबूर कर दिया। 95 मेरा टायरेंट किंग मुझसे बोर हो गया है। निर्भीक की बातें सुनकर तनवीर सोचने पर मजबूर हो चुका था। काशवी का दिल भले ही तनवीर के लिए धड़कना शुरू हो चुका था, लेकिन यह भी सच था कि निर्भीक दिखने में बिल्कुल तनवीर की तरह था। ऊपर से वो काशवी से शादी करके उसे अपनी वाइफ बनाने का भी बोल रहा था, जबकि तनवीर काशवी को अपनी वाइफ मानता था, लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए वो काशवी को दुनिया के सामने अपनी क्वीन के नाम से इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता था। मेरी स्वीट मेडिसिन सिर्फ मेरी है, शादी हो या ना हो वो मुझे किसी भी कीमत पर छोड़कर नहीं जाएगी। मैं उसे इतना प्यार करूंगा कि वो जहां से भी आए हो उस दुनिया को भूल जाएगी। उसकी दुनिया और लाइफ में बनूंगा और ये दुनिया उसके कदमों में रख दूंगा। तनवीर ने अपनी कोल्डनेस को बढ़ता महसूस किया और काशवी को अपनी गोद से उठाकर गले से लगा लिया, ये भूलकर कि अभी कुछ देर पहले वो उसकी नींद टूटने नहीं देना चाहता था, लेकिन अब ऐसे अचानक उसे अपनी बाहों में भरने से वो अपनी नींद से उठ भी सकती है। मेरे छोटे भाई, आखिर तू कब से काशवी को खोने से इतना डरने लगा? ऐसे रिएक्ट मत कर जैसे तू सच में उससे प्यार करने लगा है। चल, एक डील करते हैं, काशवी तुझे भी चाहिए और मुझे भी। कहीं ऐसा ना हो उसे अपने पास रखने के चक्कर हम उसे मौत के पास भेज दे। इसलिए 3 रातें तूने उसके साथ बिताई है, अब पूर्णिमा के बाद तू उसे 3 रातों के लिए मुझे दे दे। ऐसा करने से हम दोनों को काशवी को लेकर लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। निर्भीक की चालाकी और कोल्ड भरी वॉइस तनवीर के कानों में ये शब्द बोलते हुए किसी तीर की तरह निकले। तनवीर की नीली आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो काशवी को अपनी बाहों में भरे हुए गुस्से से कांपने लगा। ब्लडी बास्टर्ड, मैं तेरी जवान खींच लूंगा। मेरी विफाई कोई चीज़ या खिलौना नहीं जिसे मैं तुझे खेलने के लिए दे दूँ। तू भले ही मुझसे स्ट्रोंग है, लेकिन भूल मत मेरी स्वीट मेडिसिन मुझे तुझे भी ज़्यादा स्ट्रोंग बनाने की पावर लिए बैठी है, और मैं अपनी स्वीट मेडिसिन के लिए एक भी गलत वर्ड नहीं सुन सकता। जो शब्द तूने अभी अपने मुंह से निकाले हैं ना, उसका हिसाब तुझ जल्द ही देना होगा। तनवीर ने एक एक शब्द गुस्से से भरी अपनी आवाज से दांतों तले चबाकर निर्भीक को पहली बार ये एहसास दिलाया कि गुस्से से भरी और डर से दहला देने वाली ऐसी खतरनाक आवाज का कॉपीराइट सिर्फ तनवीर के पास था। तनवीर ने अपनी आवाज से निर्भीक को डरा दिया था। कॉल कट होते ही तनवीर ने अपना फोन सीट पर रखा और गुस्से को शांत करने के लिए काशवी को अपने दोनों हाथों से कसकर अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद तनवीर काशवी को अभी भी अपनी बाहों में भरे हुए अपने गुस्से को शांत नहीं कर पा रहा था। निर्भीक की बातें उसे गुस्सा दिला रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और काशवी को वो अभी भी अपनी बाहों में कसकर भरे हुए था, जैसे कहीं कोई उसे उससे छीन न ले जाए। प्यार, ये बहुत स्मॉल शब्द है मेरी फीलिंग मेरी स्वीट मेडिसिन के लिए डिस्क्राइब करने के लिए। निर्भीक काशवी को सिर्फ मेडिसिन के नजरिए से अपना बनाना चाहता है, लेकिन मेरे लिए मेरी विफाई कोई मेडिसिन नहीं बल्कि वो खुशी है जो मुझे 26 साल अकेलेपन की गहराई से बाहर मुझसे खुद से मिला रही है।
मैं अपनी स्वीट मेडिसिन को किसी भी कीमत पर खुद से दूर नहीं होने दूंगा। बस एक बार मेरी वाईफाई प्रेग्नेंट हो जाए, उसके बाद वो मुझे और हमारे बच्चे को कभी छोड़कर जाने के बारे में नहीं सोचेगी। तन्वीर ने लास्ट की बात सोचते हुए काशवी के चबी पेट पर हाथ रखा। 2 दिन बाद शाम के 4 बजे काशवी अब तन्वीर के केस्टल में थी और इस समय उसके कमरे में मुंह फुलाए गुस्से से पिल्लों को पंचिंग बैग बनाकर उसे मारे जा रही थी। वहीं क्यूटी काशवी को ऐसे देखकर उसकी हरकतों के ऊपर बस हंसे जा रहा था। क्यूटी ने काशवी को रोकते हुए कहा, काशवी कुछ तो बेचारी उन पिल्लों पर तरस खाओ। पिछले आधे घंटे से तुम उन्हें बिना कसूर के मारे जा रही हो। अपना गुस्सा तुम्हें उस पर निकलना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें गुस्सा आ रहा है। इन बेजान सी पिल्लों को क्यों निशाना बना रही हो? क्यूटी की बात सुनकर काशवी ने अपने बिखरे हुए बालों को पूरे चेहरे पर महसूस किया और उन्हें हवा में उड़ाते हुए उसने फूंक किया और अपने माथे पर आए पसीने को पोंछा। क्यूटी तू ही बता, अब मैं अपना गुस्सा उस खड़ूस पर कैसे निकालूं? अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं मुझे इस कैस्टल में रहे हुए, लेकिन उस खड़ूस का तो पूरा रंग ही बदल गया। मुझे लेकर मुझे अपने साथ बैठाकर खाना खिलाएगा, वॉक भी करवाएगा और वो सब कुछ करेगा जो मेरे लिए जरूरी है। लेकिन जैसे ही मैं उसे किस करने के लिए या फिर टच करने की कोशिश भी करने लगती हूँ, वो ऐसे मुझसे दूर भागता है जैसे मैं कोई भूत हूँ या अचानक से उसे मुझसे एलर्जी हो गई हो। यार मुझसे समझ नहीं आ रहा कि मैं साइकोलॉजी की टीचर होकर भी तन्वीर के इस बिहेवियर को क्यों नहीं समझ पा रही। काशवी ने गुस्से से ये शब्द बोलते हुए खुद को मिरर के सामने खड़ा किया और अपनी बॉडी को घूरते हुए आगे बोली, क्यूटी कहीं ऐसा तो नहीं मेरा टायरेंट किंग मुझसे बोर हो गया है? काशवी की ये बात सुनकर क्यूटी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। जो तन्वीर काशवी के लिए हर पल पागल रहता हो, वो 2 दिन में उससे बोर कैसे हो सकता है? ये सोचकर कुटाई बेड पर लोटपोट हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ तन्वीर दूसरे रूम में ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ा था। वी शेप की उसकी कमर और ब्रॉड शोल्डर उसे उस ठंडे पानी में भी हॉट एक्ट्रेसेस लुक दे रहे थे। उसके घुंघराले बाल और नीली आंखें उसके फेस कट को और भी ड्रेसिंग बना रहे थे। तन्वीर शावर के नीचे खड़ा अपना एक हाथ वॉल से लगाए हुए हल्का झुका हुआ था, जैसे वो अपने आप को कंट्रोल किए हुए हो। अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं तन्वीर, और तू इस 2 दिन में जितनी बार भी अपनी स्वीट मेडिसिन के सामने गया है, इसी तरह ठंडे पानी से शावर के नीचे घंटों खड़ा रहने के बाद भी तू अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ऊपर से मेरी स्वीट मेडिसिन इतनी नॉटी और क्यूट एक्सप्रेशंस बनाकर बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करती है। मन तो करता है सब कुछ भूलकर बस उसे पूरी तरह फील करना शुरू कर दूं, लेकिन तन्वीर ने लास्ट का लेकिन वर्ड बोलते हुए एक मुक्का वॉल पर दे मारा। स्वीट मेडिसिन, मुझे अपने आप को आने वाले फुल मून तक कुछ भी करके कंट्रोल करना होगा। मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकता, वरना तुम्हारी बॉडी बहुत वीक हो जाएगी और इन फ्यूचर तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगी। तन्वीर ने ये शब्द बोलते हुए शो ऑफ किया। बैक बाथ रोब पहनकर तन्वीर ने खुद को मिरर में देखा। आज मैंने वाईफाई को देखने से पहले ही खुद को ठंडे पानी का शावर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि वाईफाई के सामने जाते ही मैं अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल ना महसूस करूँ। स्वीट मेडिसिन के सामने जाते ही मेरा मन करता है कि उसे बनी बाहों में भरकर उसके होठों का सारा रस ले लूं, लेकिन डरता हूँ कि अगर मैंने वाईफाई के होठों को छुआ तो मैं अपने आप को लाइन क्रॉस करने से नहीं रोक पाऊंगा। ये सोचते हुए तन्वीर ने अपने कपड़े चेंज किए। वहीं तन्वीर के रूम में सिकंदर तन्वीर के बाथरूम से बाहर आने का वेट कर रहा था। किंग को पिछले दोनों से हो क्या गया है? क्वीन से मिलने जाने से पहले भी और उनसे मिल कर आने के बाद भी वो बात लेने क्यों चले जाते हैं? ऊपर से वो क्वीन को खुद से दूर भी रख रहे हैं। ऐसी क्या बात है जो किंग को परेशान कर रही है? सिकंदर अपने ब्लॉक आउटफिट में खड़ा बाथरूम के डोर की तरफ देखकर ये सोचे जा रहा था। तभी तन्वीर डोर ओपन करके बाहर आया और सिकंदर को देखकर बोला, बताओ क्या खबर है? सिकंदर ने तन्वीर को झुककर ग्रीट किया और इमोशनलेस फेस के साथ बोला, योर मेजेस्टी, आपने जैसा कहा था सोम को खिला पिलाकर इन दोनों में बिल्कुल ठीक कर दिया है और अब वो जीने की ख्वाहिश करने लगा है। ये सुनकर तन्वीर के चेहरे पर एक तानाशाह से भरी डेविल स्माइल आ गई। चलो चलकर अपने ससुर जी से मिला जाए। तन्वीर ने ये शब्द बोलते हुए अपने कदमों को गेट के बाहर निकाला। 96 खडूस टायरेंट, आई एम गोइंग टू किस यू। तन्वीर, सिकंदर और इस समय कैस्टल के गेस्ट रूम में मौजूद सोम के सामने खड़े थे। जो 2 दिन पहले आरती जी और काशवी की जबरदस्त मार से अपनी सांसें तोड़ने वाला था, वो अब बिल्कुल हट्टा कट्टा हो चुका था। कुछ जख्म अभी भी दर्द दे रहे थे, लेकिन तन्वीर के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम ने सोम को अच्छे से ट्रीट किया था। सोम को अब तक नहीं पता था कि उसे तन्वीर ने बचाया क्यों,
लेकिन अब वो एक बार मौत के मुंह से बचकर आने के बाद जीने की उम्मीद को बदा चुका था, जैसा कि तनवीर चाहता था। सोम तनवीर को अपने सामने ही देखकर पहचाना गया कि ये वही है जो अर्थव के साथ एक बार उससे मिल चुका है। तुम तो वही हो जो मेरी बड़ी बेटी काशवी की शादी अर्थव से करवाने की बात को लेकर मुझे वार्निंग दे रहे थे। आखिर मैं यहाँ कैसे आया और तुमने मुझे क्यों बचाया? आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? और वो मेरी मनहूस बेटी काशवी कहाँ है, जिसने मुझे जान से मारने की कोशिश की? सोम ने तनवीर की तरफ अपने कदमों को बढ़ा कर पूछा। तनवीर सोम की बात सुनते ही अपनी नीली आंखों में कोल्डनेस भरकर बमिसमिसाते कर बोला, हाँ मैं वही हूँ, लेकिन स्टोरी कब की बदल चुकी है। तुम्हारी बेटी अब मेरी स्वीट मेडिसिन बन चुकी है, साथ साथ मेरे इस शिवकोटी किंगडम की क्वीन भी। वैसे तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं अपनी विफाई की इंसल्ट करने वालों को जिंदा नहीं छोड़ता, फिर चाहे वो उसका बाप ही क्यों ना हो। लास्ट की बात बोलते हुए तनवीर ने एक जोर का स्ट्रेट मुक्का सोम के मुंह पर मारा, जिससे सोम के सामने के 4 दांत टूट गए। अन की चीख के साथ सोम के खून से भरे दांत जमीन पर गिरे दिखे। सोम कुछ सोच समझ पाता कि उससे दर्द ने गुस्से से घेर लिया। ये तुमने क्या किया? सोम ने अपने मुंह पर हाथ रखकर गुस्से से तनवीर से पूछा। तनवीर ने अपना हाथ हवा में झटक कर कोल्ड वॉइस से बोला, ये मुक्का तुम्हारा छोटा सा गिफ्ट है जो तुमने अभी अभी मेरी स्वीट मेडिसिन को मनहूस बोला, उसके लिए। डू यू लाइक इट? तुम किसी पागल खाने से भाग कर आए हो क्या? और आखिर ये तुम्हारी स्वीट मेडिसिन को मैंने कब मनहूस कहा? मैंने तो अपनी बेटी काशवी को मनहूस कहा है। सोम ने तनवीर से ये कहते हुए उसकी आंखों में देखा। पागल खाने से मैं आया जरूर हूँ, लेकिन खुद का इलाज करवा कर नहीं, अच्छे अच्छे पागलों के डॉक्टर को ट्रेनिंग देकर। वैसे इस समय मुझे तुम सबसे बड़े मेंटल नजर आ रहे हो। तुम्हें इतनी देर से यही समझ नहीं आया कि मैं तुम्हारी बड़ी बेटी की ही बात कर रहा हूँ, जिसे तुमने अभी अभी मनहूस कहा है, वही मेरी स्वीट मेडिसिन और इस शिवकोटी किंगडम की क्वीन है। तनवीर ने ये बोलते हुए सोम के चेहरे पर आ चुकी सबसे ज्यादा हैरानी के भाव को देखा। शिवकोटी राज्य, मतलब कि मेरे सामने खड़ा ये आदमी और कोई नहीं, द ग्रेट टायरेंट किंग तनवीर है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ऊपर से ये काशवी को अपनी वाइफ बोल रहा है। आखिर काशवी की और इसकी शादी कब हुई? और अगर ये असली तनवीर है तो फिर वो कौन था जिससे मैंने काशवी की शादी फिक्स की थी? इन सभी सवालों में उलझा सोम अपना सर पकड़कर परेशान होने लगा। आखिर उसके लिए ये सब चीजें समझ पाना मुश्किल था, वो भी तब जब वो इस समय तनवीर के रूप में अपनी मौत को सामने खड़ा देख रहा हो। अगर ये सच में तनवीर है तो ये काशवी के कहने पर मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। ऐसा लगाता है जैसे अभी तक ये तनवीर काशवी से मिला नहीं है। यही सही मौका है, इसे बहला फुसला कर अपनी जान को बचा लेता हूँ। सोम ने अपने दिमाग को ठंडा किया और तनवीर की तरफ किसी मासूम पिता की बिहेव करके बोला, दामाद जी, अच्छा हुआ जो आपने मुझे बचा लिया, लेकिन आप मेरी बेटी काशवी से मिलने की जगह यहाँ शिवकोटी में मुझे क्यों लेकर आए हो? चलिए मैं आपको अपने राज्य ले चलता हूँ, आप वहीं काशवी से मिल लीजिएगा। सोम ने तनवीर के हाथ को पकड़कर कहा। सोम के हाथ में खून लगा हुआ था, जो अब तनवीर के हाथ में भी लग चुका था। तनवीर सोम की नौटंकी देखकर गुस्से से लाल हो रहा था। उसने सोम को खुद से दूर धक्का दिया और गुस्से से बोला, तुम्हारी सारी रियली जनता हूँ, तो ये ड्रामा मेरे सामने मत करना। इतना बोलकर तनवीर ने अपने पैर से एक लात सोम को मारी, जिससे सिम जमीन पर गिर गया। डर ने उसे घेर लिया और वो कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं लग रहा था। आखिर वो तनवीर को बेवकूफ़ बनने का सोच भी कैसे सकता है? जो तनवीर कसवी के दूसरी दुनिया से आने की बात के बारे में भी जान सकता है, वो सोम के हर तरीके की हरकत के बारे में जानने में पीछे कैसे रह सकता था? सोम को भी ये बात समझ आ चुकी थी। तो तुम मुझे अब जान से मारने की ठान चुके हो, लेकिन जब तुम मुझे मरना ही चाहते थे तो मुझे अब तक जिंदा क्यों रखा? सोम की बात सुनकर तनवीर ने एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, मैं अपने दुश्मनों को तब तक तड़पा तड़पा कर नहीं मरता जब तक मुझे उनकी आंखों में जिंदगी जीने की ख्वाहिश और मौत का डर नजर ना आए। मेरे प्यारे ससुर जी, 2 दिन पहले मुझे आपकी आंखों में इन दोनों में से कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तुम जीना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें अब मौत देने के लिए तैयार हूँ। तनवीर की बात सुनकर सोम की हालत डर से खराब हो गई। तनवीर अपने हाथ में कांटों से भरा हथौड़ा लेकर सोम की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी वही तनवीर के पीछे खड़ा सिकंदर तनवीर के कान में आकर धीरे से कुछ बोला, जिसके बाद तनवीर के चेहरे के एक्सप्रेशन ठंडे पड़ गए। उसने वो हथौड़ा वहीं रखा और सिकंदर से बोला, ठीक है, अगर ये काम मेरी सासू माँ करना चाहती है तो मैं ये उनके ऊपर छोड़ता हूँ,
आखिर उन्हें भी तो इस सोम को तड़पा तड़पा कर मौत देना नसीब हो, लेकिन मेरी सासू माँ को अकेला मत छोड़ना, इस सोम का कोई भरोसा नहीं, कहीं इसने उन्हें ही हॉट कर दिया तो। तन्वीर ने इतना बोलते हुए रूम के इंट की तरफ देखा जहां से आरती जी सफेद विधवा की शादी पहने और बालों को काली माता की तरह खुला छोड़े सोम को ही घूर रही थी। आरती जी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। सासू माँ, आप जितना सोम को तड़पाना चाहती हैं आप तड़पा लो, लेकिन बस इसके झूठे बातों के जाल में या फिर इसकी हालत पर तरस खाने के बारे में मत सोचना। आरती जी को देखते हुए तन्वीर ने इतना कहा और उस कमरे में सिकंदर को छोड़कर वो बाहर निकल गया। तन्वीर अभी कुछ दूर कॉरिडोर में चला ही था कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे वॉल से लगा दिया। तन्वीर अचानक से हैरानी से सामने अपना मुंह फुलाए खड़ी काशवी को देखकर हैरान रह गया। लिटिल विफाई, व्हाट हैपेंड? तन्वीर ने काशवी को यह हरकत देखकर नॉर्मल टोन में पूछा। काशवी ने तन्वीर की तरफ अपने आप को झुकाकर वॉल पर हाथ रखा और बोली, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? 2 दिन से मुझसे ऐसे दूर भागते हो जैसे मैं कोई करेले की कड़वी सब्जी हूँ। पहले तो तुम्हें मैं शहद की तरह लगती थी, मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं लेते थे, और अब जब मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। काशवी की बात सुनकर तन्वीर बस हैरानी से काशवी को देखे जा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो काशवी को क्या बताए। आखिर उसके लिए ये टाइम अपनी स्वीट मेडिसिन से दूर रहते हुए कितने मुश्किल से कट रहा था, ये तो सिर्फ वही जनता था। अब तुम ऐसे चुप खड़े मुझे घूर क्या रहे हो? मेरी बात का जवाब दो, काशवी ने तन्वीर को चुप देख के गुस्से से कहा। विफाई, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, बस अभी मैं तुम्हें रीजन नहीं समझा पाऊंगा, इसलिए मुझसे कुछ मत पूछो, तन्वीर ने काशवी की नजरों में देखकर कहा। काशवी ने तन्वीर को घूर के देखा और उसको हल्का झुकने का इशारा किया। तन्वीर ने अपने आप को नीचे की तरफ झुका। काशवी ने तुरंत तन्वीर के राइट कान को कस के पकड़ा और उसे मुंह डोड़ कर बोली, मुझे कोई रीजन नहीं जानना तुमसे, मेरी बात ध्यान से सुनो खडूस टायरेंट, आई एम गोइंग टू किस योर चर 97 स्वीट मेडिसिन, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। काशवी की आंखों के तन्वीर को फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा था, लेकिन काशवी की किस करने वाली बात को सुनकर तन्वीर की आंखें हल्की हैरानी से भर गई थी। अक्सर ऐसा होता है कि जब हस्बैंड बिना बात के वाइफ से दूरी बनाने लगाता है तो वाइफ्स के दिमाग में अलग अलग तरीके के ख्याल तो आते ही है, साथ ही वो अपने हस्बैंड के करीब जाने की कोशिश करती हैं। काशवी भी तन्वीर के दूर रहने की वजह से गुस्से में थी और उसे यही लग रहा था कि तन्वीर उससे बोर हो गया है, इसलिए वो तन्वीर को किस करने की वार्निंग दे चुकी थी और अब वो तन्वीर के होठों को चूमने की वाली थी कि तभी तन्वीर ने अपने और काशवी के होठों के बीच अपना हाथ रखकर दोनों के होठों के मिलन को रोक दिया। स्वीट मेडिसिन, लिसन टू मी केयरफुली, बड़ी मुश्किल से मैं खुद को तुमसे दूर रख पा रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे ऐसी क्यूट हरकतें करके उकसाया तो मैं अपने आप को चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तन्वीर ने काशवी को वार्निंग देकर कहा। काशवी तन्वीर की बात सुनकर हैरान तो हुई, लेकिन वो जानना चाहती थी कि आखिर तन्वीर खुद को रोक क्यों रहा था। लेकिन तुमने खुद को रोका क्यों है? मैं भी तो वही जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम खुद को मुझसे दूर क्यों रख रहे हो। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें ऐसे ही परेशान करती रहूंगी और तुम्हें अपने लिए पूरी तरह पागल कर दूंगी, काशवी ने तन्वीर के सीने पर अपना हाथ फेरते हुए कहा। तन्वीर ने एक गहरी सांस ली और काशवी की आंखों में जिद देखकर उसने अपनी मजबूत बाजू में काशवी को छोटे बच्चे की तरह उठा लिया। तन्वीर के अचानक ऐसा करने की वजह से काशवी चौंक गई, लेकिन वो कुछ बोल पाती कि उससे पहले तन्वीर ने अपने कदमों को अपने रूम की तरफ बढ़ा दिए और काशवी से बोला, स्वीट मेडिसिन, मुझे पता है तुम अपनी जिद इतनी आसानी से नहीं छोड़ोगी, इसलिए मैं तुम्हें वो दे ही देता हूँ जो तुम चाहती हो। आई होप कि तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा। ये बोलते हुए तन्वीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, ऐसा लग रहा था जैसे तन्वीर गुस्से से ये शब्द बोल चुका था, लेकिन काशवी को तन्वीर की बातों का मतलब साफ पता चल रहा था। कुछ देर बाद काशवी की धड़कनें काफी तेजी से भाग रही थी। तन्वीर काशवी को बेड पर बैठा कर अपने रूम का डोर लॉक कर चुका था और अब काशवी की तरफ बढ़ते हुए वो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। तन्वीर जानता था कि वो काशवी के साथ पूर्णिमा से पहले इंटीमेट हुआ तो काशवी इतनी वीक हो जाएगी कि वो शायद बढ़ में न बन पाए, और जिस तरीके से तन्वीर काशवी की तरफ बढ़ रहा था उस हिसाब से अगर उसने काशवी को किस भी किया तो उसके बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। तन्वीर ने अपनी शर्ट अपने शरीर से दूर फेंकी और काशवी के बेहद करीब होकर उसके कान में बोला, स्वीट मेडिसिन, सॉरी बट पूर्णिमा से पहले मैं तुम्हें छू नहीं सकता, बाकी की बातें मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, लेकिन अभी मुझे खुद को शांत करवाना है, मैं बात लेकर आता हूँ, बाकी की बातें बाद में करते हैं हम। तन्वीर इतना बोलकर बिना काशवी को कुछ बोलने का मौका दिए बात लेने चला गया।
आखिर तनवीर के लिए काशवी के सामने ऐसे उसके इतने करीब होने के बाद उसे छू भी ना पाना कितना मुश्किल हो रहा होगा। काशवी तनवीर को बाथरूम की तरफ जाते देख रही थी। उसका हाथ अपने सीने पर चला गया और वो अपने दिल पर हाथ रखकर बोली, ये सब क्या है? मुझे तो लगा वो खड़ूस मेरी आज की पूरी रात दर्द और सिसकियों भर देगा, लेकिन ये तो मुझे गर्म करके खुद ठंडा होने चला गया। काशवी ने बेड से उतरकर खुद से कहा और अपने कपड़े फ्लोर पर फेंककर एक बिल्कुल पतले नेट की ब्लैक नाइटी पहनकर खुद को मिरर में देखने लगी। काशवी की आंखों में हल्की सी शानेस भर आई और उसने अपने बालों को खुला छोड़ दिया। मैं भी देखती हूँ खड़ूस, तुम कब तक खुद को ठंडा रखते हो? मुझे ऐसे देखकर अगर तुमने मुझे तुरंत अपनी बाहों में ना भर लिया तो मेरा नाम भी काशवी नहीं। काशवी ने उस नाइटी के ऊपर से एक बाथरॉब पहन लिया और अपने कदमों को पूरे स्वेग के साथ बाथरूम की तरफ बढ़ा दिए। तनवीर पहले से थी ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ा खुद को काशवी के ख्याल से दूर करने की कोशिश कर रहा था। पानी के शावर के नीचे खड़ा तनवीर इस समय अपनी आंखें बंद किए हुए था। तभी उसके कानों में डोर ओपन होने की आवाज आई। उसने बिना देर किए पीछे मुड़कर देखा। वहां काशवी खड़ी हुई थी, जो तनवीर की गीली हॉट बॉडी को अपनी आंखों पर उंगली रखकर देख रही थी। स्वीट मेडिसिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तनवीर ने अपनी कमर पर हड़बड़ाते हुए टॉवल लपेटकर काशवी से कहा। तनवीर की आवाज सुनकर काशवी ने अपनी आंखों से अपने हाथ हटाए और अपनी दांत दिखाकर बोली, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मतलब ये बाथरूम है तो मैं बात लेने आई हूँ। वैसे भी मुझे अपने हैंडसम हस्बैंड के साथ बात लेने का मन कर रहा था तो मैं आ गई। काशवी ये बोलते हुए अपना बाथरॉब निकाल चुकी थी, जिसके बाद उसकी बॉडी पर वो ब्लॉक नेट की नाइटी साफ साफ नजर आ रही थी, जो कि बिल्कुल टू पीस की तरह थी, जो काशवी को सच में एक हॉट लुक दे रही थी। ज्वालामुखी का लावा एक तो पहले से उबाल पर था, ऊपर से काशवी ने अपना ऐसा रूप दिखाकर तनवीर के ज्वालामुखी को ब्लास्ट कर दिया। तनवीर ने अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन काशवी को ऐसे देखकर उसने बिना कुछ बोले उसको अपनी बाहों में भर लिया। काशवी भी तनवीर के साथ इस समय ठंडे पानी के शावर के नीचे आ चुकी थी। स्वीट मेडिसिन, तुमने मेरे अंदर जो आग लगा दी है उसे अब कोई नहीं बुझा सकता, जब तक कि मैं तुम्हें पूरी तरह अपने कब्जे में भर न लूं। तनवीर काशवी की हेल्थ के बारे में भूलकर अब उसे किस करना शुरू कर चुका था। काशवी भी तनवीर को खुद से दूर न करके उसका साथ देने लगी। दोनों घिरे घिरे अपनी मदहोशी में सब कुछ भूलने लगे। काशवी के पूरा शरीर तनवीर ने अपने होठों से नीला कर दिया। जैसे ही तनवीर ने काशवी के साथ सब कुछ भूलकर अपनी लाइन क्रॉस करने की कोशिश की, उसके कान में एक आवाज पड़ी, तनवीर रुक जा, क्या तेरी हवस काशवी की जान से ज्यादा बड़ी है? तू अच्छे से जानता है काशवी की बॉडी इस समय तुझे झेलने के लिए रेडी नहीं। अपने होश में आ और खुद को उससे दूर रख। जैसे ही तनवीर को ये आवाज सुनाई दी, उसने तुरंत अपनी मदहोशी से बंद आंखों को खोल लिया और काशवी के ऊपर से एकदम से उठकर खड़ा हो गया। काशवी जो पूरी तरह तनवीर को महसूस करके प्लेज़र से भारी हुई थी, तनवीर के ऐसे अचानक से दूर होने से वो भी अपने होश में आ गई। उसने तनवीर को गुस्से में देखा तो वो अपनी बॉडी को बाथरॉब से कवर करके खड़ी हो गई। तुम्हें अचानक से क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? काशवी ने तनवीर के कंधे पर घिरे से मगर घबराते हुए हाथ रखकर कहा। तनवीर का शरीर अपने ऊपर गुस्से से कांप रहा था। आखिर वो काशवी की हेल्थ को भूलकर उसके साथ इंटीमेट जो होने वाला था। तनवीर ने काशवी को बिना देर किए अपने गले लगा लिया, लेकिन इस बार तनवीर लस्ट महसूस नहीं कर रहा था। इस बार तनवीर को काशवी की फीसकर हुई थी। स्वीट मेडिसिन, मुझे माफ करना, मैं इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था कि ये बात पूरी तरह भूल गया था कि पूर्णिमा से पहले अगर मैंने तुम्हारे साथ किसी भी तरीके का फिजिकल रिलेशन बनाया तो तुम मां नहीं बन पाओगी, यहाँ तक कि तुम्हारी बॉडी इतनी वीक हो जाएगी कि तुम ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाती, तनवीर ने अपनी नम आवाज में कहा। काशवी ये सब सुनकर सुन पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तनवीर ये सब क्यों बोल रहा है और आखिर ऐसा क्या है जो उसे वीक बनाता है। काशवी ने तनवीर से खुद को दूर किया और अपनी आंखों में भरे सवालों के साथ उसे देखने लगी। दोनों के दिनों गीले खड़े हुए थे और आंखें नमी और सवालों से भरी थी। आखिर तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो और तुम ये सब क्या सोचकर बोल रहे हो? ऐसा क्या है जो पूर्णिमा की बात तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होने से नहीं रोकेगा? और आखिर ये पूर्णिमा का क्या चक्कर है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऊपर से तुम मुझे कुछ साफ साफ बता भी नहीं रहे, काशवी ने तनवीर को गुस्से से कहा। तनवीर ने अपने आप को शांत किया और काशवी से अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, स्वीट मेडिसिन, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, यहाँ तक कि तुम दूसरी दुनिया से आए हो ये भी। 98 फायर पोजीशन इनसाइड ऑफ माई बॉडी। काशवी के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी।
जब उसे तनवीर की बात समझ आई। क्या क्या कहा तुमने अभी? काशवी ने लड़खड़ाते शब्दों से पूछा। तनवीर ने काशवी को बिना कुछ बोले उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे बाथरूम से बाहर ले जाते हुए बोला, मैंने वही कहा है जो तुमने अभी अभी सुना है। अब कुछ देर बिना कोई सवाल पूछे चुप रहो। अभी सबसे पहले अपने गीले बदन को पोंछे और कपड़े चेंज करो। काशवी के दिमाग में परेशानी का बवंडर उठ रहा था और तनवीर चुप रहकर उसे और बड़ा बाना रहा था। कुछ देर बाद काशवी और तनवीर दोनों अपने कपड़े चेंज कर चुके थे और अब काशवी अपनी आंखों में सवालों की पूरी किताब खोले तनवीर के सामने उनके जवाब की उम्मीद कर रही थी। तनवीर ने एक गहरी सांस ली और काशवी को बेड पर बैठाया और खुद उसके पैरों के पास किसी बच्चे की तरह नीचे फ्लो पर बैठ गया। तनवीर ने काशवी के हाथ को पकड़ा और अपनी गर्दन ऊपर की तरफ उठाकर काशवी की आंखों में देखने लगा। स्वीट मेडिसिन, तुम्हें याद है मैंने एक बार तुम्हें बताया था कि तुम मेरे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी हो। तुम्हारी बॉडी में कुछ ऐसा है जो मुझे पावर देता है, जो मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करता है। तनवीर ने काशवी को इतना बोलते हुए हैरानी से भर दिया और कुछ देर का पोज लेकर तनवीर ने आगे कहा, मेरे इस राइट हैंड को देखो, इसमें फायर पॉइजन है जो मेरी बॉडी का पूरा गुस्सा इस हाथ से आग बनकर बाहर निकलता है और तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा है जो मेरे इस पॉइजन को खत्म कर रहा है। जब भी मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होता हूँ, मेरा फायर पॉइजन अपना असर मुझ पर से खो देता है, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी भी काफ़ी वीक हो जाती है। मैंने 3 बार तुम्हारे साथ इंटीमेट रिलेशन बनाया है, जिसकी वजह से अब तुम्हारी बॉडी अगर मेरे इस फायर पॉइजन के कांटेक्ट में आई तो ये तुम्हें मौत के पास पहुंचा देगा, जो मैं कभी नहीं होने दूंगा। तनवीर ने ये बोलते हुए काशवी को अपना राइट हैंड दिखाया, लेकिन काशवी के किसी भी सवाल का जवाब मिलने की जगह अब उसके दिमाग में नए हैरानी से भर देने वाले सवाल घूमने लगे। फायर पॉइजन, ये क्या है? और आखिर मेरी बॉडी से इसका क्या लेना देना है? और अगर ये फायर पॉइजन मुझे मौत के करीब भेज सकता है तो इसने तुम्हें अब तक जिंदा कैसे रखा हुआ है? काशवी ने तनवीर से सवाल किया और तनवीर से दूरी बनाकर खड़ी हो गई, जैसे वो अब तनवीर से डरने लगी हो। तनवीर की काशवी का बिहेवियर समझ आ रहा था और उसे पता था कि अगर इसने काशवी को ये सब बता दिया तो काशवी और भी ज़्यादा घबरा जाएगी। मुझे पता है इस समय तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन स्वीट मेडिसिन, मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, ये फायर पॉइजन मुझे जान से नहीं मार सकता, इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बॉडी में ऐसा क्या है जो इस पॉइजन को ख़त्म कर रहा है, लेकिन मैं जल्द ही सब पता लगा लूंगा। मैं अपने वजह से कभी तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालूंगा। तनवीर ने काशवी की तरफ कदम को बढ़ाकर कहा, लेकिन काशवी ने अपने कदमों को पीछे की तरफ कर लिया और वो गुस्से से हंसने हुए बोली, 000। तो अब मुझे समझ आया कि जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तो तुमने मुझसे ये क्यों कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ ऐसा चाहिए जो सिर्फ मेरे पास है। इसका मतलब तुम शुरू से ही जानते थे कि मैं तुम्हारे लिए उस फायर पॉइजन की सिर्फ एक मेडिसिन हूँ और तुमने अपने आप को ठीक करने के लिए मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया। स्वीट मेडिसिन, तुम गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हारा कोई यूज़ नहीं किया है, मैं तुम्हें बस अपने साथ खुश देखना चाहता हूँ। पहले मुझसे तुमसे सिर्फ अट्रैक्शन हुआ था, लेकिन जब उस इलेक्ट्रिक व्हील से मैंने तुम्हें बचाया था तब से तुम मेरे लिए मेरी लिटिल विफाई बन गई थी। मैं तुम्हारा कभी भी किसी भी तरह से यूज़ नहीं कर सकता, तो तुम प्लीज़ ऐसा कुछ बोलकर मेरी फीलिंग्स की इंसल्ट मत करो। तनवीर ने काशवी के करीब होकर उसकी दोनों बाजू को कसकर पकड़ लिया। काशवी एक साथ ये सब बातें कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन ये सच था कि वो खुद भी जानती थी कि तनवीर की फीलिंग्स उसके लिए सच्ची थी। हर धोखे और मतलब से दूर तनवीर की फीलिंग्स काशवी के लिए साफ थी। काशवी के दिमाग में सवालों का पहाड़ कम नहीं हुआ था, लेकिन अब काशवी ने तनवीर के बारे में न पूछकर खुद के बारे में पूछा, मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं दूसरी दुनिया से आई हूँ। काशवी की बात सुनकर तनवीर ने कुछ सेकंड की चुप्पी ली और उसके बाद बोला, जब मैंने तुम्हें उस जंगल में तालाब में डूबने से बचाया था, उस समय मुझसे तुम्हारी बॉडी में से एक अलग और अट्रैक्टिव सेंट महसूस हुआ था, और तुम्हारा उस समय जो गाउन तुमने पहन रखा था उसका कुछ कपड़ा और तुम्हारा वो यूनिक कंगन मुझे मिला था। उन दोनों में बिल्कुल वही सेंट था जो तुमसे आ रहा था। तुम मुझसे कहीं भी ढूंढने से नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं एक बार फिर उसी जंगल में उसी तालाब के किनारे तुम्हें ढूंढने गया था, जहां मुझसे एक लड़की की लाश तालाब में तैरते हुए दिखी। जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिख रही थी। तभी मुझे वहाँ एक आवाज़ सुनाई दी जिसने मुझे बताया कि वो लड़की शिवाले की प्रिंसेस काशवी है, जिसकी मौत उसके सर पर किसी भरी चीज़ से वार करने की वजह से हो चुकी थी। उसके बाद मैं तुमसे मिला, उस टाइम मुझे तुम एक मेड लग रही थी,
लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि तुम प्रिंसेस काशवी को, तो मुझे शक हुआ। आखिर 2 लंकी काशवी कैसे हो सकती थी? जिसके बाद मैंने तुम्हारे उस कंगन और कपड़े को कई एक्सपर्ट से टेस्ट करवाया, जिससे मुझे पता चला कि तुम काशवी जरूर हो, लेकिन इस दुनिया की नहीं, तुम किसी दूसरी पल दुनिया से आए हो। काशवी पूरी तरह हैरान होकर तनवीर की बात सुन रही थी। ये कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है वो रात जब मैं इस दुनिया में काशवी की बॉडी में आई थी, और उन 3 आदमियों से बचने के लिए मैं उस तालाब में गिर गई थी। और अगर मैं काशवी की बॉडी में हूँ, तो फिर तनवीर को काशवी की लाश तालाब में तैरते हुए कैसे मिली? क्या तनवीर को कोई नज़र का धोखा हुआ था, या फिर मैं किसी और की बॉडी में नहीं, खुद की बॉडी में इस दुनिया में मौजूद हूँ? हाँ, यही हो सकता है। तभी मुझे प्रिंसेस काशवी के लाइफ से जुड़ी एक भी मेमोरी याद नहीं आ रही थी। काशवी ये सब सोचते हुए एक बार फिर तनवीर से सवाल पूछते हुए बोली, अच्छा मुझे ये बताओ कि वो आवाज़ किसकी थी जिसने तुम्हें उस लाश की पहचाना बताई थी? तनवीर ने बिना देर के कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो आवाज़ हमेशा मेरे साथ रहती है, बिल्कुल इस फायर पर्सन की तरह, जो मुझसे सही टाइम पर जरूरी बातें बता देती हैं। अभी अभी जान, मैं बाथरूम में तुम्हारे साथ इंटीमेट होने जा रहा था, तब भी मुझे उस आवाज़ ने ही रुकने को कहा था। तनवीर की बात सुनकर काशवी हैरान थी। ये सच था कि काशवी की जगह और कोई भी होता तो इन सब बातों पर यकीन नहीं कर पाता, लेकिन काशवी ये भी बहुत अच्छी तरह जानती थी कि होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। आखिर वो भी तो टेलीपोर्ट होकर इस दुनिया में आई थी। ओह, आई बिलीव यू एवरीथिंग। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम जानते हो कि मैं इस दुनिया से बाहर कैसे निकल सकती हूँ? काशवी ने तनवीर से पूछा। 99 डीप सीक्रेट। तुम ऐसे चुप क्यों हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं इस दुनिया से वापस अपनी दुनिया में कैसे जा सकती हूँ? प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है। काशवी ने लास्ट की बात बोलते हुए एक बार भी ये नहीं सोचा कि इसे सुनकर तनवीर के ऊपर क्या बीतेगी। काशवी ने तनवीर से दोबारा ये पूछा, मेरी बात का जवाब दो, तुम्हें पता है या नहीं? जिसे सुनकर तनवीर ने काशवी की तरफ अपनी पिठ घुमा ली और गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करवाने लगा। कोई नहीं जानता था कि इस समय तनवीर के दिमाग में क्या चल रहा था। उसे सच में इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता पाता था या नहीं, ये सिर्फ वही जानता था। लेकिन वो काशवी के मुंह से इस दुनिया से वापस जाने की बात सुनकर अपनी आंखों में आ चुकी नमी उसे नहीं दिखाना चाहता था। स्वीट मेडिसिन, मुझे इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पाता, लेकिन इन फ्यूचर अगर तुम्हें वापस जाने का तरीका पता लग जाए तो क्या तुम सच में मुझे छोड़कर चली जाओगी? तनवीर की आवाज़ लास्ट की बात बोलते हुए लड़खड़ा गई। तनवीर की बात सुनकर काशवी अब एकदम फ्रिज हो चुकी थी। आखिर उसे इस दुनिया से वापस जाने के लिए तनवीर और उसके प्यार को यही छोड़कर जाना पड़ेगा। काशवी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। काशवी की चुप्पी तनवीर के उसका जवाब दे चुकी थी। तनवीर ने बिना काशवी की तरफ देखे अपनी भरी हुई आवाज़ में कहा, स्वीट मेडिसिन, मुझे मेरा जवाब मिल गया, लेकिन मुझे खुशी है कि जब तक तुम्हें वापस जाने का रास्ता नहीं पता चलता, तुम मेरे साथ यहाँ मेरी खुशी बनकर रह सकती हो। इतना बोलकर तनवीर बिना पीछे मुड़े उस रूम से बाहर निकल गया। काशवी इस समय सवालों से घिरी हुई थी, लेकिन उसे इस समय सिर्फ तनवीर के बारे में सोचकर बुरा लग रहा था। इस दुनिया में काशवी के पास सब कुछ था, पैसा, पावर, दोस्त, माँ, और इन सब से बढ़कर तनवीर जैसा इंसान जो उसे अपनी दिल की गहराइयों से प्यार करता था। तो फिर काशवी इस दुनिया को छोड़कर वापस क्यों जाना चाहती थी? काशवी सदमे से इस समय फ्लो पर बैठ चुकी थी, आंखों में आंसू तो आ चुके थे, लेकिन इनके आने की असली वजह क्या थी ये नहीं पता था उसे। लेकिन शायद उसका दिल जानता था कि उसकी आंखें क्यों इतनी नम हैं। वहीं दूसरी तरफ तनवीर किसी को कॉल पर किसी को ढूंढने के लिए बोल रहा था। अगले 5 मिनट में वो मुझे मेरे सामने चाहिए, वो इसी महल में कहीं होगा। फाइंड हिम क्विकली एंड मेक श्योर कि वो मेरी स्वीट मेडिसिन से ना मिल पाए। तनवीर ने इतना बोलकर कॉल कट कर दी। अपने स्टडी रूम में बैठा तनवीर अपनी पिठ को चेयर से टिका कर रिलैक्स होकर खुद से बोला, स्वीट मेडिसिन, सॉरी, मुझे तुमसे पहली बार झूठ बोलना पड़ा, लेकिन तुम्हें अपने पास रखने के लिए मैं 1000 झूठ बोल सकता हूँ। मैं तुम्हें वो रास्ता कभी पता नहीं लगने दूंगा जिससे तुम मुझे छोड़कर जाने का ख्याल भी अपने दिमाग में लाओ। तनवीर ये बोलते हुए अपनी आंखों में कुछ राज महसूस कर रहा था। तनवीर अपनी चेयर से उठा और एक बुक ओपन करते हुए उसे पढ़ने लगा, लेकिन उसका दिमाग उसे पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसने गुस्से से उस बुक को वापस रख दिया और डोर की तरफ घूरते हुए गुस्से से बोला, अभी तक एक काम इन लोगों से नहीं हुआ, 10 मिनट होने वाले हैं। अगर ये कुछ ही सेकंड में उसे ढूंढकर मेरे सामने नहीं लाया तो मैं गुस्से से पागल हो जाऊंगा।
मैं नहीं चाहता मेरी स्वीट मेडिसिन को वो कुछ भी बताए, खासकर निर्भित के बारे में। तनवीर की आंखों में ये बोलते हुए किसी का इंतजार दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ आरती जी सिकंदर की मौजूदगी में सोम को कांटेदार हॉन्टर से पूरी तरह उधेड़ चुकी थी। आरती जी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। सोम आरती जी का पाती था, लेकिन आरती जी अब उस रिश्ते को भूलकर सिर्फ अपने ऊपर किए गए जुल्मों का हिसाब ले रही थी। जिस इंसान ने शादी जैसे रिश्ते की कदर नहीं की, आरती को जानवर की तरह बिना कसूर के मारा, और अब आरती की बेटी काशवी को भी जान से मारने की कोशिश कर रहा था। क्या ऐसे इंसान के ऊपर थोड़ा सा भी रहम करना चाहिए, जो लालच की चलते अपनी ही बेटी को होम पहुंचाए? चीख और चीख कामिने, मेरे साथ तूने अब तक जो कुछ भी किया, मैंने उसके लिए एक बार भी तुझसे शिकायत नहीं की, कभी पलट कर सवाल नहीं किया, लेकिन तूने एक बार भी हमारी काशवी को जान से मारने की पालाने करते ये नहीं सोचा कि वो मेरे साथ साथ तेरा भी खून है। आखिर कैसे तू अपनी ही बेटी को मारने के बारे में सोच सकता है? आरती जी ने अपने माथे पर आए पसीने और आंखों के आंसू को इग्नोर करके सोम से चिल्लाते हुए कहा, और उसे चाबुक की मार देती रही। सिकंदर वहीं खड़ा ये सब देख रहा था। सोम, जिसकी हालत गंभीर हो चुकी थी और दर्द से चिल्ला रहा था। लेकिन आरती के मुंह से ये सब बातें सुनकर सोम ने अपनी बच्ची कूची हिम्मत जुटाकर चाबुक के वार को रोक दिया और सिकंदर की तरफ देखकर बोला, वहीं खड़े रहो, मुझे पता है तुम लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, लेकिन मरने से पहले मैं इस आरती को इसकी गलती बताना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं इसे अब तक पेनिस करता रहा और काशवी को अलीशा से कम दर्जा देता रहा। सोम की आवाज़ बिल्कुल दर्द से भरी और धीमी थी। वो इस समय फ्लो पर घायल बैठा हुआ था। सिकंदर ने अपने कदमों को वहीं रोक लिया और आरती जी की तरफ देखने लगा। क्वीन, क्या आप इस सोम की बात सुनना चाहती है? आरती जी, जो सोम की बात सुनकर हैरानी से उसे ही देख रही थी, उसने सिकंदर की आवाज़ सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो इसने मेरे और खुद की बेटी के साथ ऐसा किया। उसे मेरी बेटी कहना बंद करो, वो मेरा खून नहीं है, मैं उसका बाप नहीं हूँ, समझी तुमने मुझे धोखा दिया था, किसी गैर मर्द की बेटी को जन्म देकर, सोम ने तेज आवाज में आरती के ऊपर चिल्लाकर कहा, जिसे सुनकर आरती के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये सच है कि आरती की शादी सोम से जबरदस्ती हुई थी, लेकिन उसने सोम के अलावा कभी किसी मर्द के साथ शरीर संबंध नहीं बनाए थे, तो फिर सोम काशवी को किसी और का बच्चा क्यों कह रहा था? सिकंदर भी सोम की बात सुनकर हैरान था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर वो हैरानी दिखने नहीं दी। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चरित्र पर कीचड़ उछालने की? मुझे कभी किसी दूसरे मर्द ने नहीं छुआ, तो तुम मुझ पर इतना गंदा और घिनौना इंजाम कैसे लगा सकते हो? आरती जी ने अपनी हैरानी को अब गुस्से में बदल लिया था, और सोम की बात को झूठा बोलते हुए वो उससे ये सब बोलने लगी। सोम, जो दर्द और अपनी खराब हालत करने वाली आरती पर पहले से ही गुस्सा था, आरती की बात सुनकर वो और गुस्से में हो गया। लेकिन वो इस समय अपने गुस्से को चिल्लाकर बोलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। अपने आप को सती सावित्री बोलने वाली, मुझे झूठा बोलने से पहले जाकर अपने उस यार से सच पूछ जो मेरी गैर मौजूदगी में तेरे साथ बिस्तर गर्म करता था। सोम ने आरती को ये बोला ही था कि सिकंदर ने सोम के चेहरे पर एक जोर का तमाचा मार दिया, जिसके बाद सोम अपने आप को बेहोश होने से रोक नहीं पाया। क्वीन आरती, आप अपने आप को संभालिए, ये जरूर झूठ बोल रहा है, सिकंदर ने सदमे से कमजोर पड़ चुकी आरती जी को संभालते हुए कहा। वहीं काफी देर से उस रूम के बाहर खड़ी काशवी ये सब सुन चुकी थी, जिसे सुनकर वो भी सदमे का शिकार हो चुकी थी। जब 100 क्यूटी स्पीचलेस। काशवी ने अपना पूरा चाइल्डहुड एंड यूथ अनाथों की तरह संघर्ष के साथ बिताया था। उसे सिर्फ अपनी सौतेली माँ रीमा और उसके अपने चाचा विजय वाडिया की साजिशों के चलते कभी ये मौका ही नहीं मिल पाया था कि आखिर उसके असली माता पिता कैसे दिखते हैं। रीमा और उसकी बेटी निहारिका ने उसे पूरी तरह घायल करते टाइम सिर्फ यही बताया था कि वो अनाथ नहीं, लेकिन काशवी इससे आगे कुछ जान पाती कि वो ना जाने कैसे इस दुनिया में आ गई। अपनी गुमनाम पहचान और अपने असली माता पिता के बारे में बिना कुछ जाने काशवी अभी भी एक लावारिस ही थी। पहले उसे लगाता था कि वो प्रिंसेस काशवी की बॉडी में आ चुकी है, जो कि बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी। लेकिन कुछ देर पहले उसे तनवीर से कई सारे रहस्यों में से ये भी पता चला कि काशवी की बॉडी उसने तालाब में तैरती देखी थी। मतलब कि इस दुनिया की प्रिंसेस काशवी तो उसी दिन मर चुकी थी जब काशवी इस दुनिया में आई थी। लेकिन अब सोम और आरती जी की बातें सुनकर उसके पैरों के तले जमीन गायब थी, क्योंकि उसे आरती जी की बेटी काशवी के लिए हमदर्दी बढ़ चुकी थी। काशवी की आंखें आंसू से भरी हुई थी और गुस्से से अब उसकी मुट्ठी भी बंध चुकी थी। वही रूम में आरती बेहोश पड़े सोम को गुस्से से तमाचे मारकर उठा रही थी।
और गुस्से से रोते हुए चिल्ला रही थी, उठ जा कामिनी और बता मुझे तुमने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है ना। तू झूठ बोल रहा है, काशवी तेरी ही बेटी है, किसी हराम का खून नहीं है वो। आरती जी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आखिर उसने सोम के अलावा कभी किसी मर्द के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए और ना ही वो किसी भी मर्द से अकेले में कभी मिली, तो फिर सोम ने ये क्यों कहा कि वो काशवी का पिता नहीं। आरती जी को जानना था कि सोम ने ये सब किन सबूतों के आधार पर बोला था, लेकिन सोम को आरती ने इतना मारा था कि दोनों में वो जितना रिकवर हुआ था उससे ज़्यादा अब वो गंभीर हो चुका था। सोम को देखकर अब बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो अपनी बेहोशी से कभी होश में भी आएगा। क्वीन आरती, प्लीज अपने आप को संभालिए, सोम अब आपकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकता, ही इज डेड नाउ। सिकंदर ने सोम की नाक के पास अपनी 2 उंगली रखकर उसकी सांसें चेक करते हुए आरती जी को ये खबर बताई। नहीं, ये कैसे मर सकता है, वो भी बिना मुझे पूरा सच बताए। नहीं, तू नहीं मर सकता, उठ और मुझे पता कि काशवी का पिता तू नहीं है तो फिर कौन है। उठ कमीन उठ, जवाब दे मुझे। आरती जी ने सिकंदर की बात सुनकर सोम को झंझोड़ना शुरू कर दिया और उसे रोते हुए मारने लगी। तूने पूरी लाइफ मुझे बिना मेरी गलती बताए अपनी जुटी की नोक पर रखा और अब तू मुझे अपनी मौत के बाद भी दर्द देकर जा रहा है। मैं इस राज के साथ कैसे जिंदा रह पाऊंगी, मुझे बता कि आखिर कौन है मेरी बच्ची का पिता। अंडस्को। आरती जी सोम की चेस्ट पर अपनी गलाई की चूड़ियां तोड़ते हुए रोकर ये सब बोले जा रही थी। वहीं काशवी अभी भी रूम की बाहर खड़ी ये सब सुन रही थी। वो आरती जी को रोता देखकर उन्हें संभालना चाहती थी, लेकिन अगर आरती जी को ये पता चला कि सोम ने अभी अभी उसके बारे में इतना बड़ा राज बताया है और काशवी अब जानती है कि सोम उसका पिता नहीं था, तो हो सकता है आरती जी खुद को और ज्यादा दुखी कर ले। काशवी को पता था कि आरती जी के लिए ये टाइम बहुत मुश्किल था, इसलिए नहीं कि आरती जी ने अपना पाती खो दिया था। सोम जैसा पाती खोने का आरती जी को जरा भी अफसोस नहीं था, लेकिन काशवी के पिता के बारे में ना पता होना ये आरती जी को गहरे शौक में भेज चुका था। इसलिए काशवी आरती जी की ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होना देना चाहती थी कि उसने सब बातें सुन ली है। सिकंदर ने आरती जी को अपनी मां के नाते संभाला और उदास भाव से बोला, क्वीन आरती प्लीज अपने आप को इतना वीक मत पड़ने दो। हो सकता है सोम ने जो कुछ भी कहा वो झूठ हो। अगर आप कहे तो मैं सोम और क्वीन काशवी का दान चेक करवा देता हूँ, इससे साफ पता चल जाएगा कि सोम की बात कितनी सच या झूठ है। यूं बात सुनकर रूम के बाहर खड़ी काशवी टेंशन में आ गई। उसे इतना तो पता था कि मरता हुआ आदमी कभी इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। सोम की बात जरूर सच्ची थी, लेकिन अगर सिकंदर ने काशवी का और सोम का दान चेक करवाया तो रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि प्रिंसेस काशवी की बॉडी तो कब की तालाब में तैरते हुए गायब हो चुकी है और जो काशवी इस समय आरती जी की बेटी बनी हुई है वो तो दूसरी दुनिया से आई है, जो डेफिनेटली सोम की बेटी नहीं थी। ये सब सोचते हुए काशवी के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। उसने जल्दी से अपने कदम उस रूम से दूरी डायरेक्शन में बढ़ा दिए। सोम मर चुका है और दान टेस्ट में ये साबित भी हो जाएगा कि मैं सोम की बेटी नहीं हूँ, लेकिन बात तो वहीं आकर रुक जाएगी। मॉम को या मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आखिर प्रिंसेस काशवी का असली पिता कौन था, और न ही ये पता चलेगा कि मेरी मॉम के साथ आखिर ऐसा हुआ कैसे कि वो किसी और आदमी से प्रेग्नेंट हो गई। मुझे कुछ भी करके पता लगाना होगा कि मॉम के साथ ये सब करने वाला कौन था और कैसे उसने ये सब किया और क्यों। उद्धरण चिन्ह। काशवी अपने नर्वस और एक साथ कई राज जानने के चकते कांप रही थी, लेकिन उसके दिमाग में ये सब बहुत तेजी से घूम रहा था। वो अपने आप को वीक महसूस करते हुए उस कॉरिडोर की दीवार पर हाथ रखकर चल रही थी, ताकि कहीं वो कांपने की वजह से जमीन पर ना गिर जाए। अब मुझे समझ आया कि सोम के अलावा इस बारे में और कौन है जो जनता होगा। काशवी अचानक चलते हुए रुक गई और उसके मुंह से ये शब्द निकले, साथ ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदल गए। तनवीर के साथ अपने रोमांटिक पालों को जीने के लिए और सोम के शासन से शिवालय को आज़ाद करवाने के चक्कर में मैं अलीशा और मोहिनी जैसी चालक लोमड़ियों को कैसे भूल गई। मोहिनी को जरूर पता होगा कि प्रिंसेस काशवी का असली पिता कौन था और किसने आरती मॉम के साथ ये सब किया। मुझे जल्द से जल्द महदेपुर राज्य वापस जानकर मोहिनी से मिलना होगा, वही मुझे मेरे सवालों का जवाब दे सकती है। काशवी ने अपनी आंखों में सीरियसनेस भरकर ये कहा और आगे बढ़ गई। लेकिन अब उसे कौन बताए कि अलीशा और मोहिनी महदेपुर राज्य में नहीं बल्कि निर्भीक जैसे शेर के मुंह में बड़े शौक से 2 दिन पहले ही चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ तनवीर अपने स्टडी रूम में गुस्से से खड़ा हुआ अपनी वॉच में बार बार टाइम देख रहा था। सिर्फ 30 सेकंड और अगर वो उसे लेकर नहीं आया तो मेरा गुस्सा लावे की तरह बारिश बनकर सभी के ऊपर बरसेगा।
तनवीर ने अपने हाथ को झटका और दरवाजे की इंटर्स पर अपनी नजरें गड़ा ली। 5 सेकंड बाद ही वो डोर तेजी से ओपन हुआ और वीर दानिश हौंसते हुए वहां खड़े दिखाई दिए। रूम का ओरा पहले ही शिमला की ठंड की तरह ठंडा सी भरा हुआ था। ऊपर से वीर और डैनिश की सांसें तो तनवीर की नीली आंखों में कातिल गुस्सा देखकर ही रुक गई। वेयर इज ही? तनवीर ने बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए वीर और डैनिश से कोड चुप्पी तोड़ते हुए ये पूछा। वीर ने बिना एक भी पल की देर किए अपने पीछे रखा लोहे का पिंजरा तनवीर के पास ले जाते हुए अपने कांपते हुए कदमों को संभाला। योर मेजेस्टी, बड़ी मुश्किल से इसे पकड़ा है। इसने तो हमारे कितने ही सैनिकों को अपने दांतों से काट कर घायल कर दिया था, ले फिर भी हमें इसे बिना चोट पहुंचाए पकड़ लिया। पीछे खड़े दानिश ने तनवीर से ये कहा। अपना मुंह बंद रखो, मैंने तुमसे रीजन नहीं पूछा, तनवीर ने उस पिंजरे को घूरकर दानिश से कहा, जिसे सुनकर दानिश बिल्कुल गूंगा नजर आने लगा। दानिश और वीर उस पिंजरे को वहीं छोड़कर उस कमरे से तुरंत बाहर निकल गए। वहीं तनवीर ने उस पिंजरे को घूर के देखा और उसका गेट खोलकर कोल्ड आवाज में बोला, मेरी स्वीट मेडिसिन के क्यूटी, इस पिंजरे से बाहर आओ, तुमसे कुछ खास बातें करनी है।